सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके अंतर्गत लेसन नंबर 2 के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और लेसन नंबर 2 का नाम क्या है दोस्तों? लेसन नंबर 2 का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है। किस तरीके से वैदिक कालीन शिक्षा थी, बौद्ध कालीन शिक्षा थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, इन सभी के विषय में मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है क्लासेस में। तो अगर आपने क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो आप लोगों को सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा लेसन नंबर 1 की भी जितनी भी वीडियोस हमने बनाए हैं, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस के वीडियोस, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी का अंदाजा लगे और साथ ही साथ हम लोग को भी ये पता चले कि आप में से कितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से ध्यान से अपने सभी चैप्टर्स को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? 2, 3, 7 या फिर 5? दोस्तों, जो वैदिक युग की शिक्षा थी, या फिर इसको हम वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति भी कह सकते हैं, तो वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो 2 स्तरों पर थी, यानी कि पहले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद उनको उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधार राज्य की राजधानी कहाँ थी? मिथिला, कैकेय, तक्षशिला या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? ये आप में से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनयन का अर्थ है नयन, जाना, संस्कार या फिर पास ले जाना? दोस्तों उपनयन संस्कार वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है और इसमें दोस्तों जब बच्चे स्कूल जाने के या फिर ये कहें कि विद्या ग्रहण करने के योग्य हो जाते थे तो उन्हें गुरु के करीब या फिर गुरु के पास ले जाते थे उनके माता पिता, और इसी को कहा जाता था उपनयन संस्कार, यानी कि उनके विद्या का आरंभ संस्कार होता था। गुरु के पास ले जाकर के उनके माता पिता उनका विद्यारंभ संस्कार कराते थे। तो इसका उपनयन का अर्थ होता है, उप का मतलब पास, नयन का मतलब नेत्रों के, यानी कि नेत्रों के पास ले आना, यानी कि यहाँ जो अर्थ होगा इसका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पास ले जाना। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा संस्कार होता था? उपनयन, समापवर्तन, जीवनचर्या या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों उपनयन संस्कार अभी आपने देखा हिंदू धर्म में या फिर वैदिक धर्म में ये होता था, तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षण प्रणाली पूछी गई है, तो यहाँ पर जीवनचर्या तो होगा नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समापवर्तन संस्कार, यानी कि जब बौद्ध काल में शिक्षा समाप्त होती थी तो उसमें क्या होता था? समापवर्तन संस्कार होता था बच्चों का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र या फिर सभी जाति वर्गों के लिए? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी जाति वर्गों के लिए। और यही होना भी चाहिए। शिक्षा का सभी को समान रूप से अधिकार है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी लोगों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध कालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? यानी कि जो बौद्ध कालीन उच्च स्तर का पाठ्यक्रम था वो कितने भागों में विभाजित था? मानवीय एवं दैवीय, धार्मिक एवं लौकिक, सामाजिक एवं आर्थिक, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार्मिक एवं लौकिक। 2 स्तरों पर क्या किया गया था? बौद्धकालीन उच्च स्तर की शिक्षा को बांटा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्धकालीन शिक्षा, जैन कालीन शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा या फिर गुप्तकालीन शिक्षा? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुप्तकालीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? शिक्षा,
निजात, मुक्ति पाने का, इस्लाम या फिर ज्ञान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निजात पाने का या फिर मुक्ति पाने का। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था श्रमण, सामनेर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो संघ में प्रवेश करने के बाद छात्र श्रमण या सामनेर कहलाता था, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में कब नियुक्त हुए? 1 जून 1830, 11 मई 1845, 12 मार्च 1850 या फिर 10 जून 1834। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10 जून 1834। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंटिक ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 7 मार्च 1835, 2 मार्च 1838, 5 मार्च 1833 या फिर 3 अप्रैल 1834। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 मार्च 1835। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था या फिर शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी? दोस्तों जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, यानी कि जो ऑप्शन डी है आपका वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी श्रवण, मनन, निधि, ध्यान, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रवण, मनन और निधि ध्यान। ये एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन शिक्षण पद्धति में 3 विधियां थी, श्रवण, मनन और निधि ध्यान। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, गया, गुजरात या फिर बंगाल? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नालंदा, यानी कि जो नालंदा था वो क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। जिसने भी अच्छे से मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़ा है और अच्छे से समझा, जिसने भी अच्छे से इसको समझा होगा दोस्तों, उन सभी प्रशिक्षुओं का ये क्वेश्चन एकदम देख करके ही याद होगा, क्योंकि मैंने बिस्मिल्लाह संस्कार बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म या वैदिक धर्म में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में, बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में, इसके अलावा मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति में, सभी में बच्चों का जो शिक्षा आरंभ संस्कार होता था सभी में कराया जाता था। तो हम लोग, आपने देखा अभी वैदिक कालीन शिक्षा में उसको क्या कहते थे? हम उपनयन संस्कार कहते थे। उसी तरीके से बिस्मिल्लाह संस्कार होता था मुस्लिम कालीन शिक्षा में, जब बच्चों की शिक्षा शुरू कराई जाती थी। तो जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे प्रशिक्षुओं को इसका आंसर बता रहा होगा जिसने भी क्लास अच्छे से अटेंड किया होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं, आप सभी लोग को अच्छे से पता है। शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों से छन छन करके निचले वर्ग तक पहुंचे, ये किसका सिद्धांत था? ये सिद्धांत था लॉर्ड मैकाले का। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी में न्यूटन दिया। न्यूटन आप सभी लोगों को पता है गति का समीकरण दिए थे, ये एक भौतिक शास्त्री थे, इनका संबंध फिजिक्स से है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या फिर व्यवहारवाद? दोस्तों जो वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आदर्शवाद, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, यानी कि सही प्रकार से प्रशिक्षण लिए हुए शिक्षकों का अभाव है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम बना दिया गया है, वही रटने वाला पाठ्यक्रम बच्चों का बना दिया गया। शासकीय उदासीनता का मतलब आप सभी लोगों को अच्छे से मैंने समझाया है ऑलरेडी कई सारे वीडियोस के माध्यम से कि किस तरीके से वैकेंसीज आती हैं और वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाती हुई रह जाती हैं और नौकरी सही टाइम पर बच्चों को मिल नहीं पाती है। तो शासन भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता है और आप सोचते हो कि जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छे हो जाएं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे टीचर्स को रखना पड़ेगा। जितने भी टीचरों की कमी है, ढाई ढाई लाख टीचरों की कमी अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में है। एक स्कूल में कहीं कहीं सिर्फ एक ही हेडमास्टर है, कहीं कहीं 2 टीचर हैं, कक्षाएं आप 5 चलवा रहे हो, वही काम सारा जो चपरासी का काम है वो भी प्रधानाध्यापक से हेडमास्टर से आप करा रहे हो। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आप एक टीचर को दे देते हो, उसके बाद आप सोचते हो दिन भर वो सारे बच्चों को, सारे क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा भी लेगा और वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएगी, सरकार जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगी प्राथमिक शिक्षा को अच्छा बनाने में, तब तक प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं बन सकती है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि सरकार इंटरेस्ट ले और सरकार जब तक अच्छे से इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगी, तब तक प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी स्कूलों की दशा इतनी आसानी से नहीं अच्छी होने वाली है। तो इस तरीके से जब तक टीचर नहीं रहेंगे स्कूलों में, तब तक पढ़ाई कैसे हो पाएगी ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। और यहाँ पर दोस्तों प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षक नहीं है प्रशिक्षित। लेकिन अगर अपने यूपी की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों का कोई अभाव नहीं है, बल्कि वैकेंसीज ही नहीं आ पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सही आंसर देना है वो ऑप्शन डी ही देना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, प्रशिक्षण उतने शिक्षकों को नहीं मिल पाया है जितनी आवश्यकता होती है जितनी वैकेंसीज पूरी करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ये आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राजभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को दिया गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रव्रज्या संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? दोस्तों वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, यानी कि बच्चों को गुरु के समीप लाना, उनका विद्यारंभ करवाना, इसी का यही होता था उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 23 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी अरबी, उर्दू, फारसी या फिर संस्कृत? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में अरबी, फारसी दोनों दे दिया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन ए अरबी। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो आपको अरबी और फारसी दोनों लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मदरसों में पूछा है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपको लगाना है अरबी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से या बाइबल से? तो वैदिक आंसर इसी में छिपा हुआ है। आप देखिए वैदिक से वेद बना हुआ है या वेद से ही वैदिक बना हुआ है, वेद से वैदिक बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वेदों से निकलकर ही वैदिक कालीन शिक्षा बनी हुई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वेदों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने ऑप्शन बी बिल्कुल सही देखा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? दोस्तों आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 गठित की गई थी। 1990 से पहले एक शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी की समीक्षा करने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें सही थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं, समझाई हैं। उसमें क्या क्या अच्छाइयां थी और क्या क्या कमियां रह गई हैं, जिनको हम और सुधार करके और अच्छी शिक्षा नीति ला सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 26 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से? दोस्तों राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुतियां थी वो संबंधित थी उच्च शिक्षा से, और राधा कृष्णन आयोग की जो संस्तुति थी ये 1948 में प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 27 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ
दोस्तों जो वुड का आज्ञा पत्र था वो प्रकाशित हुआ था 2 फरवरी 1835 को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 2017 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है 2 फरवरी 1835, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं तो आप लोगों को याद भी होगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों यहाँ पर निस्पंदन लिखा है, लेकिन आप सही से समझ लीजिएगा इसको, ये है निस्यंदन। निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत वही चीज जो मैंने आपको समझाया भी है ऑलरेडी क्लासेस में भी, कि किस तरीके से जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग के लोगों से छन छन करके निचले स्तर तक समाज के पहुंचे। तो ये कहा गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में, 1833 में, 1831 में या फिर 1854 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए 1835 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विद्या थी बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित। आप सभी लोगों को पता है प्राचीन काल में जो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी वो पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो कहते थे बच्चे वही करते थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपनी पढ़ाई करते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी विद्या के ही रूप हैं। विद्या, ज्ञान, शिक्षा के ही रूप हैं विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा बगल में आपको घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप समय से हमारे सभी वीडियोस को देख पाएं। दोस्तों जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और निश्चित रूप से आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और आप सभी लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे से आप लोग चाहते हो कि आपके डीएलएड में मार्क्स जो है वो अच्छे बने रहे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और सभी वीडियोस को हमारे अच्छे से देखना और समझना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति या फिर बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना? दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर दिया हुआ है निर्वाण की प्राप्ति, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 33 है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में, 1856 में, 1855 में या 1864 में? ये भी आप लोग को अच्छे से याद होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1854 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 33 पूरा 33 क्वेश्चन जितने भी हैं सब कंप्लीट कर लिए और अच्छे से आप लोगों ने समझ भी लिया। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है। और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल आपकी क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। और अब आपको हम रिवीजन या फिर ये कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग का जो सेकंड सेमेस्टर है वो इतने अच्छे से तैयार हो जाए कि आगे चल करके आप बिल्कुल रेडी रहें अपने सभी विषयों को अच्छे से सभी विषयों का एग्जाम देने के लिए। तो दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।